प्रमिला जी सुबह सवेरे उठकर कमरे से बाहर आई तो रसोई में खटर-पटर की आवाज़ हो रही थी। उन्हें बड़ा सुकून मिला कि बहू रात को देर से सोई थी, फिर भी सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में जुट गई है। वो मुस्कुराते हुए किचन में गई, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। क्योंकि किचन में बहू की जगह बेटा काम कर रहा था। वह गुस्से में कहने लगी, अरे बेटा, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था कि तू बड़ा होकर रसोई संभाले? अगर यही करना था तो कह देता, मैं तुझे इतना पढ़ाती लिखाती ही नहीं। यह सारे काम सिर्फ बहू के हैं। मोहित सुबह सुबह माँ के मनपसंद नाश्ते की तैयारी कर रहा था। उसके हाथ रुक गए। वह कहने लगा, यह आप क्या बोल रही हो माँ? क्या पढ़ा लिखा इंसान रसोई के काम नहीं कर सकता? अगर ऐसी ही बात है तो आपकी बहू भी तो बहुत पढ़ी लिखी है। फिर उससे आप रसोई के काम करवाने की बात क्यों कर रही हो? प्रमिला जी गुस्से से चिढ़ते हुए बोली, मैंने नियम चलाए हैं। जो हमेशा से होता आया है वही होगा। समझा तू? बता बहू कहाँ है जो तू रसोई में काम कर रहा है? मोहित झुंझुलाते हुए बोला, माँ, रात को मेहमान देर से गए। उसके बाद हम लोग तो सोने चले गए, लेकिन उसने किचन साफ किया, बर्तन धोए, सारी रसोई समेटी। सोने में उसे देर हो गई थी, इसलिए मैंने उसे सुबह सोने दिया। उसकी नींद पूरी हो जाएगी तो वह उठ जाएगी। प्रमिला जी गुस्से से भड़कते हुए बोली, बहुओं के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। उन्हें कम सोने की आदत होनी चाहिए। तुम बहू की आदत मत बिगाड़ो। जाओ और उसे उठाकर किचन में भेज दो। प्रमिला जी इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि बहू सारिका की नींद अपने आप ही खुल गई। वह हड़बड़ाई हुई सी ही रूम से बाहर आ गई कि आखिर सास इतना चिल्ला क्यों रही है। बहू पर नज़र पड़ते ही प्रमिला जी हाथ जोड़ते हुए बोली, आइए महारानी जी, आपकी आरती उतार कर आपका स्वागत करती हूँ। और यह क्या पहन रखा है तुमने? घर में तुम्हारे ससुर जी हैं, देवर हैं, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? ऐसी हालत में कमरे से बाहर आते हुए सास की यह बात सुनकर वह सकपका गई और कहने लगी, मम्मी जी, मैं अभी आई। इतना कहकर वह जल्दी से अपने रूम में गई और कपड़े बदलकर बाहर आई। तब तक मोहित सैंडविच बना चुका था। उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो हाथ मुंह धो लो और नाश्ता कर लो। प्रमिला जी सोफे पर बैठकर गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहने लगी, बेटे, बहू ने तो मेरे घर को बर्बाद कर रखा है। यह लोग घर में उल्टे नियम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी बाहर से ओम प्रकाश जी दूध लेकर घर में आए। पति को देखकर वह खामोश हो गई। घर में घुसते ही उन्होंने बहू के हाथ में दूध का पैकेट पकड़ाते हुए कहा, बहू, एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाना। दूध को खूब खौलाकर। तो प्रमिला जी ताना मारते हुए कहने लगी, आज तो रसोई मोहित ने संभाली है। अब बेटे से ही कहिए, वही आजकल बहू बना घूम रहा है। ओम प्रकाश जी हैरानी से उन्हें देखने लगे। बहू चुपचाप दूध का पैकेट लेकर किचन में चली गई। तब ओम प्रकाश जी ने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, यह किस तरीके से बात कर रही थी तुम? अगर मोहित किचन में कुछ काम कर भी रहा है तो उसे तुम ताने क्यों मार रही हो? अब तुम किचन में काम करती हो और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तो क्या मैं इस घर की बहू बन जाता हूँ? प्रमिला जी कुछ बोलती उससे पहले ही मोहित ने सैंडविच की प्लेट लाकर उन दोनों के सामने रखते हुए कहा, पापा देखिए, आज मैंने सैंडविच बनाई है, खाकर बताइए कैसी बनी है। ओम प्रकाश जी धनिया पुदीने की चटनी में सैंडविच डुबोकर खाने लगे और सैंडविच की बहुत तारीफ करने लगे। प्रमिला जी भी सैंडविच खाने लगी, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि वह मोहित से बहुत नाराज हैं।
रोहित ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर बाहर आया। तब तक सारिका ने उसका टिफ़िन तैयार कर दिया था। वह टिफ़िन लेकर दरवाजे तक ही पहुंचा था, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन रिसीव किया, फिर पलटकर वापस आया और अपनी माँ से बोला, माँ चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें छोटी के ससुराल जाना है। यह सुनकर प्रमिला जी सारी नाराज़गी भूलकर उठ खड़ी हुई और घबराई हुई आवाज़ में बोली, क्यों बेटा, सब ठीक तो है ना? ऐसा अचानक नेहा के ससुराल क्यों जाना है हमें? ओम प्रकाश जी भी पूछने लगे, की तबीयत तो ठीक है ना? मोहित गंभीर आवाज में बोला, उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन उसने हमें जल्दी से वहाँ पर बुलाया है। ओम प्रकाश जी जल्दी से कपड़े बदलने चले गए, लेकिन प्रमिला जी को चैन कहाँ। उन्होंने तुरंत ही अपनी बेटी को फ़ोन लगाया और पूछने लगी, क्या बात है बेटी, सब ठीक तो है ना? तूने हमें वहाँ क्यों बुलाया है? तो उधर से नेहा ने उदास आवाज में कहा, माँ आपको तो पता ही है, मेरी सास बात बात पर मुझे परेशान करती रहती है, ताने मारती रहती है। मैं प्रेग्नेंट हूँ फिर भी मेरा जरा भी ध्यान नहीं रखती है। लेकिन आज तो हद हो गई। आज सुबह सवेरे मुझे खूब उल्टियाँ होने लगी, तो रजत ने मेरे लिए किचन में जाकर थोड़ा नमक चीनी पानी का घोल बनाया। मेरी सास तो घर में हंगामा ही मचाने लगी। ने से भी उनका मन नहीं भरा। जब रजत ऑफिस के लिए निकल गए तो मेरी सास ने मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी कि मैंने उनके बेटे को गुलाम बना लिया है। मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने बस इतना ही कहा कि माँ जी इस तरह जुबान मत चलाइए, तो मेरी सास ने मुझे थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि जुबान नहीं चलाऊंगी तो हाथ चलाऊंगी। आप लोग जल्दी से घर आओ, मैं ऐसे इस घर में नहीं रह सकती। यह सब सुनकर प्रमिला जी हाय तौबा मचाने लगी और नेहा की सास को कोसने लगी कि कैसी औरत है वह जो अपनी बहू का ध्यान नहीं रख सकती। अरे ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम ताने तो ना मारती। अगर पति अपनी पत्नी की मदद कर रहा है तो इसमें गलत बात क्या है? बोलते हुए उनकी नज़र अचानक सारिका से टकरा गई तो वह थोड़ी झेप गई। सारिका ने हैरानी से कहा, मम्मी जी अगर आपको इतना ही ज्ञान है तो यह ज्ञान मेरे समय पर कहाँ चला जाता है? इस तरह दीदी को उनकी सास परेशान कर रही है, उसी तरह आप भी तो मुझे परेशान करती हैं। तो अगर दीदी को भी आपके जैसी सास मिल गई है तो आज आपको रोना क्यों आ रहा है? बहू की बात सुनकर प्रमिला जी शर्म के मारे नीचे देखने लगी। रोहित बोला, माँ जिस तरह मेरी मदद करने पर तुम नाराज हो रही थी, उसी तरह अब रजत जी छोटी सी मदद करते होंगे तो उनकी माँ को भी अच्छा नहीं लगता होगा। खैर इस समस्या का समाधान तो निकालना ही होगा, क्योंकि मैं अपनी बहन को ऐसी तकलीफ़ में नहीं छोड़ सकता। वैसे आज तक सारिका ने कभी यहाँ की बातें अपने मायके में नहीं बताई, वरना मैं अपने ससुराल वालों के सामने नजरें नहीं उठा पाता। खैर यह सब बातें बाद में होंगी, पहले चलो जल्दी से छोटी के ससुराल चलते हैं। थोड़ी देर बाद सभी घर वाले तैयार होकर नेहा के घर पहुँचे। वहाँ पर उसकी सास उल्टा नेहा पर ही आरोप लगाने लगी कि वह घर के काम नहीं करती, बहुत कामचोर है, आलसी है, घर में झगड़े करवाती है। वह तो नेहा से कहने लगी, जाकर अपने मायके में ही रह आराम से, तुम्हें हमारे घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रजत ने इस वक्त नेहा का साथ दिया
क्योंकि उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि सारी गलती उसकी माँ की ही है। आखिरकार झगड़ा ज़्यादा बढ़ने लगा तो आसपास के लोगों और कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर यही सुझाव दिया कि नेहा और रजत की गृहस्थी अलग कर दी जाए। इस पर भी नेहा की सास बहुत तमाशा करने लगी कि आखिरकार मेरी बहू ने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर ही दिया। तब नेहा के ससुर जी ने गुस्से में कहा, जो कुछ भी हो रहा है उसमें गलती केवल तुम्हारी है। बेटे और बहू ने कुछ नहीं किया है। अब मुझे भी घर में शांति चाहिए, इसलिए मैं भी बेटे बहू की गृहस्थी अलग करने के ही पक्ष में हूँ। जाकर यह मामला सुलझा। हालांकि नेहा को काफ़ी जली कटी सुननी पड़ी, लेकिन उसे इतना सुकून था कि वह अपने पति के साथ अलग रहकर चैन से जीवन जी सकेगी। उसी दिन मोहित और उसके माता पिता नेहा को मायके लेकर आ गए। रजत ने वादा किया कि वह जल्दी ही किसी दूसरे घर का इंतजाम कर नेहा को साथ ले जाएगा। घर पहुंचने के बाद प्रमिला जी ने बेटी को आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया। उनके मन में भयंकर तूफान उमड़ रहा था। उनकी नज़र बार बार सारिका पर पड़ रही थी, जो रात के भोजन की तैयारी कर रही थी। आखिरकार उनसे रहा नहीं गया तो वह किचन में गई और धीरे से बोली, बहू, मुझे मेरे गलत व्यवहार के लिए माफ़ कर देना। आज जब मेरी बेटी को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं भी तो किसी की बेटी के साथ वही सब कर रही थी। मेरी बेटी ने तो परेशान होकर अपनी गृहस्थी अलग करवा ली। लेकिन अगर तुम और रोहित भी घर छोड़कर चले जाओगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम लोगों के बिना कैसे जीऊँगी। इसलिए मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद से कभी भी तुम्हें ताने नहीं मारूंगी और तुम्हारी तकलीफ़ को भी समझने की कोशिश करूंगी। सास में यह बदलाव देखकर सारिका हैरान थी, लेकिन उसने सास को अपने गले से लगा लिया और धीरे से बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। पीछे खड़ा मोहित भी मुस्कुरा उठा कि चलो देर से ही सही उसकी माँ को यह तो समझ में आया कि वह गलत कर रही थी। दोस्तों, इस तरह बहू और बेटी में फ़र्क करना गलत है और घर के काम सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं, पति का साथ देना प्यार और सम्मान की निशानी है, ना कि शर्म की बात। रिश्ते बराबरी से ही मजबूत बनते हैं।